नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की कहानी मंत्र सुनेंगे। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीज को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटे से उतारते हुए बोला, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती होए दीन बंधु। ऐसा उड़जड़ देहाती यहाँ प्रायः रोज दिन आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट पर लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चली। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा। हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुख फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोला, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसा मनुष्य भी होता है जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने की जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधे देने, किसी के छप्पर को उठाने और कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कराहो से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्डा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोंक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुँह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार अर्थस्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम की अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्डा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवा समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे? सभी उसे छोड़ते थे, चुहले करते। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारी सांप कहाँ है? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने
आग्रह किया। जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपये फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया। मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया। अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सुहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहे, पर दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांप को लपटते देखकर उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही में इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। तोड़ डाल एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर बस में किया तो क्या, सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि न पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज न काटेगा। मृगलानी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतने जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं। अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसकी जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है।
मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूवन क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दरार में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की नस कस कर बांध दी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। वह उंगली का डसा हुआ भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकती हुई खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसे जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुणा स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रति क्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता ही नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्डा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई है, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्डा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले ही को बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह कोई नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तरीका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के समान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन की अश्रु प्रवाह था। तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है इस 1000 तक देने को तैयार है। भगत, मैं तो ना जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है, कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया, जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन की अधीन ना था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था।
चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। आराम से सोया क्यों नहीं। नींद न आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। चड्डा का लड़का रहे या मरे, मेरी कला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है। वह देखेगा कि लोग क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़ी खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सवर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यों धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया। वहीं तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ा हुआ था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी न आती थी। भगत का कलीजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह उतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई, आज तो हमारी ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीने तक शायद मैं किसी भी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्डा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो। मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेर झाड़ने फूकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहानों को दिया। मृणालिनी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाली गई और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरी पोंछने लगी। अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगी। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली। अपने पास से तमाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तमाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगा। चड्डा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे इतनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा।
वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।